Namaskar, Adab, Shat Sri Akal और खुशामदीद. So very good evening to all of you people. This is your master DJ Harsh Priyam and I'm in front of all of you with the next session of one shot. जी हाँ, वन शॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, खासकर 11th वालों की तरफ से कि सर वन शॉट ऑफ 11th मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जल्दी से जल्दी कर दीजिए बिकॉज इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं. तो चलिए मैं आ चुका हूं आप सबके सामने वन शॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का लेके. आज के सेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हर एक चीज जानेंगे. इवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है आज हम उसके भी क्वेश्चंस करेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे. हालांकि मैंने थ्योरी में ज्यादा डिटेल में ज्योमेट्री नहीं बताया है, मुझे पता है, वो मैं बता दूंगा. लेकिन अभी चूंकि वन शॉट कर रहे थे तो वन शॉट एक ऐसा वीडियो होता है जहां पे सारी की सारी चीजें एक ही वीडियो में बता दी जाएं. तो इसी के कारण से आज इस सेशन में मैं वन शॉट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री वाला पार्ट भी लूंगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने के पहले सारे लोगों से एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. और शुरू करने के पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भाई केवीपीवाई एग्जाम 9 जनवरी को डिसाइड हुआ है. तो 9 जनवरी को जो बच्चे केवीपीवाई एग्जाम को दे रहे हैं आप उसके लिए अच्छी से तैयारी कीजिए. वेदांतु आपकी पूरी मदद कर रहा है. अब तो केवीपीवाई के प्राइसेस भी बहुत कम हो गए हैं. राइट नाउ केवीपीवाई के प्राइसेस आर गोइंग ऑन 1800 रुपीज. 1800 पे पूरा क्रैश कोर्स जिसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनकी सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स, असाइनमेंट, सब कुछ. तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए. केवीपीवाई के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. और साथ ही जो बच्चे अभी 12th में हैं और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम प्रीटी डैम श्योर कि वो जेईई के लिए भी कुछ सोच रहे होंगे या फिर उनको उम्मीद होगी कि कुछ तो वेदांतु करेगा हमारे लिए. तो वेदांतु ने जेईई का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है. अब ये जेईई का जो क्रैश कोर्स है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है. सीट्स फुल हो जाने के बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा. फिर नेक्स्ट क्रैश कोर्स जो आएगा वो 3-4 हफ्ते बाद आएगा. तो 3-4 हफ्ते बाद मतलब ऑलमोस्ट आपका 1 महीना बर्बाद हो जाएगा, आधा महीना 1 महीना. तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में जाना चाहते हैं, इफ यू हैव टू गेट इनटू दिस, गेट इनटू इट राइट नाउ, अदरवाइज इट मे बी वेरी लेट. अभी जो जेईई का जो क्रैश कोर्स है उसका प्राइस 9000 रुपीज है. आपको 10,000 दिखेगा बट डू नॉट गेट वरीड, 1000 का डिस्काउंट हो जाएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए भी लिंक दिया हुआ है. ठीक बात. चलिए, तो ये है इंफॉर्मेशन आपके लिए. अब शुरू करते हैं आज का सेशन. तो सेशन शुरू करें. ये थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ दिया हुआ है क्योंकि ये इस तारीख को होना था लेकिन नहीं हो पाया मेरी गलती की वजह से. गलती नहीं, एक्चुअली आई वाज नॉट वेल, दांत का दर्द बढ़ गया था. तो चलो ठीक है, एनीवेज, बट बाकी सारे शेड्यूल एकदम सेम है और इसी टाइम पे जाएंगे. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे बेसिक चीज, तो सबसे बेसिक चीज आई एम प्रीटी डैम श्योर कि सारे बच्चे जानते हैं कि भैया सबसे बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. तो भैया √(-1) दैट इज आयोटा. ये तो सारे जानते हैं. अब अगर आगे बढ़े तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं. एक प्योरली रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर है उसको हम प्योरली रियल कह सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी. तो अगर मान लो कोई भी नंबर z लिखा हुआ है x + i, ठीक है, तो हर नंबर इसी फॉर्मेट का होता है. अगर y 0 हो जाता है तो इस नंबर को हम प्योरली रियल कहते हैं, और अगर x 0 हो जाता है तो हम इसको प्योरली इमेजिनरी कहते हैं. और x और y दोनों ही 0 नहीं है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है तो प्लीज डू अवॉइड दैट. कुछ टेक्निकल ग्लिच है जो सही नहीं हो पाया, उसके कारण से सेशन काफी ज्यादा डिले हो जा रहा था. तो आई थॉट कि मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, तुम्हें तो ऐसे भी कंटेंट चाहिए. थोड़ा स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है तो प्लीज मैनेज कर लेना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और दूसरी बात कि ये जो सारी बेसिक चीजें हैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा मैं. अभी मैं थोड़ा बता दे रहा हूं बट ज्यादा वक्त लगाने का मतलब नहीं है क्योंकि ये काफी बेसिक है कि भैया x + i होता है, x 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी, y 0 होगा तो प्योरली रियल. लाइक ये सब बेसिक है. तो अगेन मूविंग ऑन, आपको ये सारी चीजें भी पता होंगी कि भैया नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इंटीजर का एंड सो ऑन. तो इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी एट द सेम टाइम. कुछ एक अच्छा, हाँ, द सेट R ऑफ रियल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हर नंबर को हम z = x + i लिख सकते हैं. अगर y 0 हो जाता है तो ये नंबर रियल नंबर कहला जाएगा, और अगर x 0 हो जाता है तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स कहला जाएगा. तो इस हिसाब से दुनिया में जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर कॉम्प्लेक्स हो गए. इजंट इट? कॉम्प्लेक्स का 2 पार्ट हो जाएगा. एक तो भैया रियल वाला पार्ट हो जाएगा
और एक इमेजिनरी वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक सबसेट है रियल नंबर। ठीक बात, ठीक है। जस्ट लाइक बाकी जो नंबर्स होते हैं। फिर आयोटा की वैल्यू -1 दिया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहां पे देख लीजिएगा। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये सारी चीजें आती होंगी। आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आई क्यूब इक्वल्स टू -i, आई रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1। तो रूट ए इंटू रूट ए बी होता है तभी, सिर्फ तभी होता है अगर एटलीस्ट वन ए और बी इज नॉन नेगेटिव। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए तो रूट ए इंटू रूट ए बी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए आपने लिखा रूट अंडर -2 या हाँ ठीक है, रूट अंडर -2 और आपने लिखा रूट अंडर -3, तो अगर ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू -3 +6 हो जाना चाहिए एंड योर आंसर शुड कम एज √6। लेकिन अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट पढ़ रखा है तो रूट अंडर -2 शुड बी रिटन एज √2 आयोटा बिकॉज अंदर माइनस है। एंड सिमिलरली रूट अंडर 3 माइनस में है तो यहाँ पे √3 आयोटा लिखा जाना चाहिए। √2 √3 मिलके √6 तो बनेंगे, लेकिन आयोटा मिलके -1 बनता है, तो दिस शुड गिव मी -√6, बट यहां पे तो +√6 आया। तो ये इसीलिए गड़बड़ हुआ क्योंकि हमने यहां पे दो नेगेटिव स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, दो ऐसे स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जिसके अंदर नेगेटिव थे। तो दोनों में अगर नेगेटिव होगा तो ये सही नहीं है, और यही चीज यहां पे लिखी हुई थी कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी तभी होता है जब दोनों के दोनों में से एक कम से कम पॉजिटिव हो। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन कोई लोड नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन अगेन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन भी नॉर्मल है, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत वो रहता है क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन वगैरह वाला चीज, तो वो आगे देख लेंगे। मूविंग ऑन, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का सिंपल मतलब होता है कि भैया अगर z इक्वल्स टू लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, तो उसका z बार, इसके ऊपर बार आप डालेंगे तो बार का मतलब होता है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है z इक्वल्स टू -a प्लस आयोटा b, तो इसका जो z बार होगा बेटा वो होगा -a माइनस आयोटा b। तो साइन जो चेंज होगा वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाला चेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। z प्लस z बार, तो जाहिर सी बात है कॉमन सेंस लगा लो, ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z होगा। करके यहीं से देख लो, z प्लस z बार करोगे तो प्लस आयोटा b माइनस आयोटा b गया तो a 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो अगेन सॉरी, हाँ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली z माइनस z बार करोगे तो 2 टाइम्स इमेजिनरी 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z इंटू z बार करोगे तो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर। मॉड z तो जानते ही होगे कि भैया मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर वैल्यू कह लो या जो भी कह लो। z माइनस z बार इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो z माइनस z बार मतलब 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है मतलब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अच्छा यही 0 हो गया। तो अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाता है तो जाहिर सी बात है नंबर प्योरली रियल रहेगा। तो इफ z इज प्योरली रियल तो z माइनस z बार इक्वल्स टू 0, या यूं कह लो z इक्वल्स टू z बार। तो अगर प्योरली रियल कोई नंबर है तो उसका बार मतलब वो और उसका कॉन्जुगेट बराबर रहेंगे। सेम गोज फॉर इमेजिनरी। अगर z प्लस z बार 0 है मतलब जाहिर सी बात है इसका रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 है तो ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी कुछ ना समझ आए तो पॉज कर लेना, पॉज करके इसको देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो मॉड z मैंने आपको बता ही दिया, मॉड z इज इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हो तो इसका मॉडुलस हम इस तरीके से निकालते हैं। मॉडुलस का ज्योग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? तो सिंपल मतलब होता है z जो होता है वो कोई भी एक पॉइंट होता है a, b प्लेन पे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं होता है लेकिन कोऑर्डिनेट प्लेन के जैसा होता है, तो ये आर्गन प्लेन कहते हैं हम इसे। तो जैसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे a, b लिखते हैं, आर्गन पे भी हम बस a, b लिखते हैं। बस इसको दिखाने के टाइम पे हम z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b कर देते हैं, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट जो होता है आर्गन प्लेन पे, ये y कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा वो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट होता है, इमेजिनरी। ठीक है, अब ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा AB का, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मॉड z। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि ऑरिजिन से A पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज मॉड z। ठीक बात, जो कि r इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ऐसे भी निकालते हैं इसे। ठीक है,
समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा डार्क लग रहा हूँ क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा अपने आप को गोरा बनाने का सौभाग्य मुझे दीजिए। ओके, आई गेस अब सही होगा। ओके, अब फ्लिकर भी नहीं कर रहा, कम फ्लिकर कर रहा, अब मैं गोरा भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला। उसके बाद आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की भी बात मैंने की थी जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था। आर्गुमेंट का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट ऑरिजिन से जब जोड़ेंगे तो उसका क्या एंगल बनेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जस्ट लाइक द स्लोप वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा भी है कोई नंबर, तो z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, तो आप इसको z लिखोगे, z ए प्लस आयोटा भी। ठीक है, अब इसको अगर आप ऑरिजिन से जोड़ते हो तो जाहिर सी बात है ये कोई एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो एंगल बनाएगा थीटा, इस थीटा को आप कैसा लिखोगे? यही थीटा आपका आर्गुमेंट होता है, इसी को हम आर्गुमेंट कहते हैं। और ये थीटा आप जानते हो, पहले से पढ़ते आए हो स्लोप के बारे में, तो दिस विल बी सिंपल tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाई ए, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे इन्होंने tan अल्फा लिया है b बाई ए। मॉड में इसलिए रखा है कि भाई वैल्यूज रहेगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने पढ़ाया है कि हम हमेशा वैल्यू देखेंगे, प्लस है कि माइनस है कि कौन सा एंगल है, वो हम क्वाड्रेंट सिस्टम से देखते हैं। तो अगर आपका tan प्लस है मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट। tan अगर आपका नेगेटिव है मतलब या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। अब वो सेकंड है कि फोर्थ कैसे पता करोगे? इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द साइन ऑफ ए एंड बी। मतलब अगर मानो a तुम्हारा नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो a नेगेटिव b पॉजिटिव मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप इस तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम पता करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स बनेंगे। अगेन इसका प्रैक्टिस मैंने करा चुका हूं, अगर नहीं आपको प्रैक्टिस है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कोई क्वेश्चंस ले लीजिए। एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं, तो आप वहां से उठा लीजिए एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल कर लेते हैं आर्गुमेंट पे। अच्छा सवाल आ भी गया, अभी प्रैक्टिस भी करने की बात हो रही थी। चलिए सवाल कहता है कि z की वैल्यू दी हुई है -2 टाइम्स 1 प्लस 2i अपॉन 3 प्लस i। ठीक है, i क्या है? √(-1). ठीक बात। तो यार आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको सबसे पहले रैशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि हमें आर्गुमेंट निकालना है थीटा। अब ऊपर नीचे है, हम निकाल तो सकते हैं लेकिन अननेसेसरी का कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, उससे बेहतर है कि रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज कैसे करोगे? ऊपर नीचे 3 - आयोटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ऐसा करो कि यहां पे z इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पे 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे भी 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो डिनोमिनेटर तो बहुत सॉर्टेड है, 3 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर जो कि 10 होगा। ऊपर का देख लो, -2 को यहीं पे रहने दो। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू माइनस आई माइनस आयोटा, 2i इंटू 3 6 आयोटा, 2i इंटू माइनस आई, तो -2i स्क्वायर दैट विल बी +2। ठीक बात। ध्यान से, 3 और 2 5, -i प्लस 6 आयोटा 5 आयोटा, तो +5 आयोटा, और बाहर में -2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर -1 और +1 मतलब 10। ठीक बात। इन दोनों जगहों से क्या निकलेगा भाई? इन दोनों जगहों से 5 और 5 कॉमन निकलेगा, 5 2 10 होगा, नीचे वाला कटेगा, मतलब -1 माइनस आयोटा आंसर आया। अब ये है बेटा z, समझ पाए? अब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या? z जो है यहां पे भी -1 है, यहां पे भी -1 है। अगर मुझसे कोई tan थीटा पूछे तो tan थीटा तो मैं तुरंत बता दूंगा b बाई ए करके। अब वो जो b बाई ए होगा वो -1 बाई -1 होगा, आंसर 1 आएगा, 45 डिग्री, π/4। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है कि क्या ये π/4 हो सकता है? मेरा दिमाग कहता है नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार जाहिर सी बात है, जो z है आपका वो -1 माइनस आई है, मतलब जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा वो -1, मिलेगा। -1, कौन सा क्वाड्रेंट होता है यार? ये तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, वही होता है ना सब कुछ नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मतलब 45 डिग्री बना है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री मतलब यहां से अगर लिया उसको, तो बेसिकली जो एंगल है वो पाई प्लस π/4 है। सारे समझ पाए? अब आपको कहता क्या है कि -π से π के बीच में बताइए। तो यार -π से π के बीच में, तो tan जो थर्ड क्वाड्रेंट में π/4 देता है, मतलब पाई प्लस π/4 देता है, वो एग्जैक्टली सेम tan कहां देता है? वो यहां पे भी देता है π/4 पे। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या बन गया? tan थीटा π/4।
क्योंकि आपसे आंसर मांगा है माइनस पाई से पाई के बीच में, तो माइनस पाई से पाई के बीच में आंसर विल बी पाई बाय 4। था ना सिंपल यार, कितना सिंपल था। और अगर कोई आपसे पूछे माइनस पाई से पाई बाय 4 के बीच में, तो एक तो पाई बाय 4 आपने देख लिया, दूसरा अगर आप देखना चाहते हो तो आप इधर से घूम लो थोड़ा सा, तो अगर इधर से घूमोगे तो पाई में से पाई बाय 4 हटा दो, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो -3 पाई बाय 4 भी आना चाहिए आंसर। तो बड़ा सिंपल सा आंसर दिख गया कि यार -1 माइनस आयोटा है, -1 माइनस आयोटा के हिसाब से एक पाई बाय 4 बनेगा, -3 पाई बाय 4 वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो हम छोड़ देंगे उसको। अच्छा -3 पाई बाय 4 भी दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है यार, ध्यान रखना प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम हमेशा क्या कहते हैं पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया। बढ़े आगे, एनडीए का सवाल था तो सवाल भी ठीक ठाक था। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक बात, तो देखो यार वेरियस फॉर्म में आप लोग देख चुके हो कि ये वाला अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम इसको आर्गन प्लेन पे भी दिखाते हैं, जैसे x, y वहां दिखाते थे, अभी हम यहाँ पे a, b दिखाते हैं। या इवन अगर x, y हमें कोई बोले तो हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अगर आयोटा लिख दिया, ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसको आर्गन प्लेन कहेंगे और ये आयोटा आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे इमेजिनरी की जगह y एक्सिस लिख देता कोई तो x, y ही रह जाता, बस प्लेन एंड सिंपल। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम लोग जो लिखते हैं, कौन सा वाला पार्ट, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड एज r cos थीटा प्लस r i टाइम्स r sin थीटा। एकदम इसी को ऐसे भी लिखते हैं, मतलब साफ साफ बात है कि ये जो x है बेसिकली हम x को r cos थीटा और y को r sin थीटा भी लिखते हैं। अब तुम पूछोगे सर ये कहां से आया, कैसे लिख दिया आपने, तो मैं बोलूंगा ज्यादा कठिन नहीं है। अभी जो पीछे डायग्राम दिखाया था बस इसको ध्यान से देखो। अगर x, y कोई पॉइंट है और ये लाइन जो है 0 O से P का, ये थीटा एंगल बना रहा है बेस के साथ। ठीक बात, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, आप समझ पा रहे होगे कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और इस डिस्टेंस को r मानता हूं, O से P को r मानता हूं, तो ये जो r है अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा देता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो r साइन थीटा आ जाएगी। और वैसे ही अगर इसको सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री से तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा बनेगा, सॉल्व करोगे तो ये r cos थीटा बनेगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये r cos थीटा जो बेस आया है ये बेसिकली x है, तो इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू r cos थीटा के बराबर आ रही है और y ये वाला जो है ये बेसिकली r sin थीटा आ रहा है। तो y तो हमने भी किया था x प्लस आयोटा y, उसके जगह पे हमने r cos थीटा प्लस कहां गया r cos थीटा प्लस i टाइम्स r sin थीटा लिखा। तो इसी फॉर्म को रिप्रेजेंटेशन को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा इसका जरूरत आगे पढ़ने वाला है, इसके डिफरेंट फॉर्म भी हम पढ़ेंगे। तो r cos थीटा प्लस i टाइम्स r sin थीटा। ठीक बात। अब मुद्दे की बात यह है, आप समझ गए होंगे r क्या है, तो r इज नथिंग बट o से p का डिस्टेंस, और वो तो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि ये मॉड्यूलस ऑफ z होता है, कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है। ठीक बात, क्लियर है, बहुत सिंपल था। और यहाँ पे अब आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो r sin थीटा बाई r cos थीटा क्या होगा, tan थीटा, और वो tan थीटा क्या आ रहा है y बाई एक्स। तो अगर आप y बाई एक्स करते हो तो वो tan थीटा आ जाएगा, और आता भी ऐसा ही है। जब भी हमें tan आर्गुमेंट निकालना होता है तो हम y बाई एक्स ही तो करते हैं, b अपॉन a y बाई एक्स, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका बार कर दें, कॉन्जुगेट कर दें, तो जाहिर सी बात है बीच में एक माइनस आ जाएगा, तो यहां पे भी माइनस होगा। अब एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन इसी का हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। मतलब क्या, ये जो z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा जो मैंने लिखा, इसमें अगर आप r को निकाल लेते हो तो बचेगा बेटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, अब ये जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है ना, ये वाली चीज को हम e टू द पावर i थीटा भी लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं, और ये r बाहर में लगा रहता है।
तो z को, यही सेम z को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अब तुम पूछोगे सर इसकी जरूरत क्या है, क्यों दिखाया, वगैरह वगैरह, वो सब अभी बिल्कुल मत जानो। अभी आगे के क्वेश्चंस में तुम्हें दिखेगा कि ये सॉल्व होगा इस तरीके से। जब सॉल्व करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो हर एक डिफरेंट टाइप जो हम पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं। हर जगह कहते हैं ना, मतलब हर इंसान एक ही भाषा नहीं समझता, कोई प्यार की भाषा, कोई मार की भाषा, कोई चापलूसी की भाषा, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही हर सवाल एक ही तरीके से नहीं सॉल्व होगा। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके मैं आपको बता रहा हूं जिससे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देख ही लेते हैं। तो एक सवाल ये कहता है कि यहां पे √3 प्लस आयोटा पे पावर 100 है इज इक्वल्स टू 2 पे पावर 99 है इनटू p प्लस आई क्यू है। तो अब आपसे पूछा गया है कि p और q जो रूट्स ऑफ इनमें से किसके रूट्स होंगे, p और q, ऐसा आपसे बोला गया है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यार इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मैं कहूंगा कि देखो बहुत आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले इस पे ध्यान से देखो, 3 प्लस आयोटा, तो z जो है यह है 3 प्लस आयोटा का फॉर्म। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो a की जो वैल्यू है वो है √3 और b की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक बात। अब यहां से अगर मुझे कोई कहे कि r बताइए जो कि मॉड z होता है, तो बड़े आराम से मैं बता दूंगा, √a² प्लस b² होता है। वैल्यू निकालोगे आराम से 2 आ रहा है, पहली बात। कोई मुझसे थीटा पूछे या ये कह लो tan थीटा पूछे, तो tan थीटा भी मैं बता दूंगा। कैसे बताऊंगा, b/a, दोनों इत्तफाकन पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो b/a मतलब 1/√3, साफ साफ दिख रहा है 1/√3 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो थीटा मेरे को यहां पे मिल गया π/6। अब मुझे पता है इसी z को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, r टू दी पावर r इंटू e टू द पावर i थीटा, या यूं कह लो r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। यही सेम चीज को लिखते थे ना, a प्लस आयोटा b को हम क्या लिखते थे, r इंटू e टू द पावर i थीटा। r की वैल्यू मैंने निकाल ली है, हाँ निकाल ली है 2, तो इसको मैं 2 लिखूंगा, और e टू द पावर i थीटा या तो तुम लिख दो cos 30, ये 30 डिग्री आया ना, cos 30 प्लस i टाइम्स साइन 30। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा हो कि सर ये होगा क्या, ऐसे कैसे हो गया, तो आप कुछ मत कीजिएगा, z इक्वल्स टू r के जगह पे 2 और यहाँ पे cos 30 प्लस i साइन 30 कर लीजिएगा, देखिएगा एग्जैक्टली सेम यही चीज आएगी, एग्जैक्टली सेम। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यही आ जाएगा। और इसी चीज को तो हम लिख सकते हैं 2e टू द पावर i π/6, π/6 बोले तो 30 डिग्री, i π/6। तो ये मैंने z लिखा ये वाली चीज को। अब इसके ऊपर पावर क्या है 100, तो इसके ऊपर पावर 100 डालो। तो अगर तुम लिखोगे z पे पावर 100 मतलब 2e टू द पावर i π/6, इस पूरे पे पावर 100। ठीक है, जैसे ही तुमने पूरे पे पावर 100 किया, बड़े आराम से आपको दिख गया होगा ये 2 पे पावर 100 हो जाएगा, और e टू द पावर i π/6, तो ये हो जाएगा e टू द पावर i π/6 और पावर मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर है होल पे तो ये मल्टीप्लाई हो गया। बड़े सिंपल तरीके से तुमको दिख रहा होगा, इसको तो ऐसा ही रहने दो, ये हो जाएगा e टू द पावर i, या इसको यहीं पे लिखता हूं e टू द पावर i 50 π/3, दिख रहा है क्या 50 π/3। तो ये जो 50 π/3 है, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है क्या कि अगर मैं 50 π/3 को तोड़ूं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये आना चाहिए 16 पाई प्लस 2π/3। मतलब बेसिकली ये जो एंगल दिख रहा है मुझे वो सेकेंड क्वाड्रेंट का दिख रहा है, बिकॉज इवन नंबर ऑफ पाई ये तो गया, तो ये 2π/3 बचेगा। तो जब आप इसको कॉस में डालोगे, बिकॉज e टू द पावर i थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, तो कॉस 50 π/3 प्लस i साइन 50 π/3 जब आप करोगे तो ये गायब होके बस 2π/3 ही तो बचेगा। तो आप यहां पे बेसिकली लिख सकते हो कि ये होने वाला है कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, और आपने जैसे ही इसको लिखा अब आपको समझ में आ गया कि भैया ये क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, साइन कैसा होता है पॉजिटिव, पता है ये बात। तो जैसे ही आपको पता चला कि भैया कॉस नेगेटिव होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2,
अब ध्यान से देखना, ये 2 पे पावर 100 है ना, मैं इसको लिखना चाहता हूं 2 पे पावर 99 इंटू 2। तुम पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां पे 2 पे पावर 99 ही कॉमन है, मेरा 2 पे पावर 100 कॉमन आ रहा है, तो मैं भी 99 बना लेता हूं, बचा हुआ 2 बाजू में। उसके बाद ये cos 2π/3 क्या बनेगा? -1/2, तो मैं यहां पे डालूंगा -1/2 प्लस आयोटा, और साइन 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब साइन 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस √3/2। अब बेटा ये 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम्हें लग रहा है ये 2 पे पावर 99 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया -1 प्लस √3 आयोटा। और अगर इसको मैं आप कंपेयर कर दूं प्लीज p प्लस आई क्यू से, तो p की वैल्यू -1 प्लस i टाइम्स q, तो आपको दिख गया कि भैया p की वैल्यू क्या आ रही है -1 और q की वैल्यू क्या आ रही है √3। कितना सिंपल था। अब आपसे पूछा जाए ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स -1 और √3 हो, तो आप नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। अरे बड़ा सिंपल सा आंसर लिख दोगे तुम कि भैया x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स 1 माइनस √3 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 1 इंटू -√3। तो अब अगर तुम इसको सॉल्व करो, या तो ऐसे ही छोड़ दो, या तो अगर यहां से माइनस निकालोगे तो x² प्लस √3 - 1 टाइम्स x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। कितना सिंपल था। देखो ऑप्शन मैच करा लेते हैं, x² माइनस √3 - 1, हाँ -√3, एक मिनट, -√3 - 1, p -1 आया, q √3 आया, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स, एक मिनट मैंने कुछ गलती कर दिया लगता है, सम ऑफ रूट, तो √3 - 1, तो मैंने 1 माइनस √3, वेरी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, सम ऑफ रूट्स √3 - 1 होगा ना, वेरी सॉरी, बिकॉज एक रूट -1 है, एक रूट √3 है, मैंने उल्टा लिख दिया था। तो √3 - 1 x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहां पे प्लस की जगह पे माइनस ही बनेगा, तो सही है, बिल्कुल सही। तो x² √3 - 1 टाइम्स x माइनस √3 बन गया ऑप्शन। और देखो अभी 2021 में आया हुआ है जेईई का सवाल, तो ज्यादा कठिन नहीं है, और जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं उन फॉर्म्स की मदद से और ज्यादा आसान हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। ठीक बात। चलिए मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना समझ आ रहा है कि नहीं, और ये सब चीजें आप लग रही है कि हाँ सर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो जेईई के सवाल निकल लेंगे आराम से। हाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए बताना। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, बड़ा सिंपल सा है, जैसे कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, अगर इसका बार करते हो तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा, और फिर से बार करते हो तो जाहिर सी बात है फिर से साइन पलटेगा x प्लस आयोटा y, क्योंकि इमेजिनरी का साइन हमेशा रिवर्स हो जाता है। तो डबल बार करेंगे तो नॉर्मल, अगर कोई एडिशन पे बार है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सब्ट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीप्लिकेशन पे भी डिस्ट्रीब्यूट और डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट, बड़ा सिंपल सा था। पॉलिनोमियल अगर कोएफिशिएंट सच दैट if f is a polynomial with real coefficients such that f of alpha plus I beta x plus iota y then f of alpha minus beta x minus iota y होगा। ठीक है, मतलब जनरल सिंपल चीजें हैं। मॉड z हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि मॉड z क्यों होता है भैया? मॉड z होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और रूट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, स्क्वायर रूट आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देगा। और ऐसे भी आप ये समझो तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, ये हमेशा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों से बड़ा रहेगा। जाहिर सी बात है ना यार, अगर कोई भी z है मान लो 2,3 है, या z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा है, तो जब आप मॉड z निकालोगे तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लोगे तो वो इंडिविजुअली 2 और 3 से तो बड़ा ही रहेगा ना, बस। मॉड z इक्वल्स टू मॉड z बार, मतलब अगर कॉन्जुगेट करें तो उसके मॉड्यूलस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन अगर नेगेटिव कर दें तो भी उसके मॉड्यूलस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड्यूलस इज जस्ट लाइक उसकी वैल्यू फ्रॉम द ऑरिजिन, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो मैं माइनस करूं प्लस करूं, साइन चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा। सिमिलरली z इंटू z बार मॉड z स्क्वायर होता है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। z1 z2 पे अगर मॉड ले तो z1 पे मॉड अलग, z2 पे अलग, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली डिवीजन में भी और सिमिलरली पावर में भी। z पे पावर n मतलब z पे पावर n का होल मॉड इज इक्वल्स टू मॉड z पे पावर होल n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको देख लीजिए। मतलब बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूं। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास a प्लस आयोटा b है,
ठीक है। अगर कोई बोले इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करो, इसका मतलब ये होगा कि भाई a प्लस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो उस केस में इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2ab। अब तुम बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन बेटा वो तब आता है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। यहां आयोटा बी है, तो आप यहां से जो a स्क्वायर निकालोगे वो तो ठीक, प्लस b के जगह पे अब आयोटा b का स्क्वायर बनेगा, तो i का स्क्वायर हो जाने की वजह से ये माइनस हो जाता है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर कोई आपसे पूछे a प्लस आयोटा बी का मॉड क्या होगा और उसके बाद उसका स्क्वायर पूछे, तो a प्लस आयोटा बी का जो मॉड होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, अभी भी बताया था मॉड। और अगर इस पे कोई स्क्वायर लगा दे, तो अगर इस पे कोई स्क्वायर लगा दे मतलब अब यहां से ये गायब हो जाएगा, ये गायब होकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बेसिक चीज है, याद रखिएगा। उस पर रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको काम आने वाली है वो ये वाली है, ये वाली और ये वाली। ये 3 इनइक्वालिटी आपके सबसे ज्यादा काम आएगी। कौन सी? एक इनइक्वालिटी जो है वो है z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये जो होता है वो 2 टाइम्स z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर होता है। ये तो बड़ा कॉमन सेंस से समझ में भी आ रहा है कि हाँ जाहिर सी बात है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab माइनस 2ab तो चले ही जाएंगे, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बड़ा सिंपल था। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। z1 प्लस z2 का जो मॉड होता है, z1 प्लस z2 का मॉड, ये हमेशा मॉड z1 माइनस मॉड z2 से बड़ा होगा और मॉड z1 प्लस मॉड z2 से छोटा होगा। समझ पाए? z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया और उसका जो मॉडुलस लिया वो हमेशा इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन से बड़ा और उनके एडिशन से छोटा होगा। ठीक है। और सेम गोज इवन अगर मैं यहां पे माइनस कर दूं, प्लस के जगह पे अगर मैं माइनस भी लिख दूंगा ना, तो इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं। मॉड z1 माइनस मॉड z2, इससे ये बड़ा होगा और इससे ये छोटा होगा। तो इस चीज को, ये दोनों चीज को अपने दिमाग में एकदम बिठा के रखना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। अभी मैं भी इस पे सवाल कराऊंगा। क्लियर है? चलिए, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल करते हैं। इफ z1 प्लस 1 बाई z प्लस 1 बाई z का होल मॉड इज इक्वल्स टू a, अगर ऐसा होता है तो मॉड z की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अभी दिखा दूंगा। ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं। अच्छा, सवाल भी वैसा ही आ गया। चलिए, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि z माइनस 4 बाई z इज इक्वल्स टू 2, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z इज इक्वल्स टू। अब देखो, सिंपल सी बात है, यहां पे बच्चे को लगेगा कि सर z माइनस 4 बाई z है तो ये वाला फॉर्म लगाओ, ये वाला z प्लस 1 बाई z या z माइनस 1 बाई z, ऐसा कुछ। तो ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म नहीं लगेगा। क्यों? यहां से पूछा है मैक्सिमम वैल्यू। क्या पूछा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम कभी भी पूछा जाए तो हमेशा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाइएगा, हमेशा। ठीक है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहता है? हमें कहता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, यहां लिख देता हूं कि भैया z1 माइनस z2 अगर इसका मॉड है आपके पास, तो ये हमेशा छोटा या बराबर होगा z1 का मॉड प्लस z2 मॉड के, और ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे? z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड, इससे। ठीक है। बड़ा सिंपल है। अब यही यहां पे लगा दीजिए। तो आप देख रहे हैं z माइनस 4 बाई z, इसका मॉड ये छोटा या बराबर होगा किससे? z के मॉड प्लस 4 बाई z के मॉड। ठीक बात। अब ये बड़ा होगा किससे? z का मॉड माइनस 4 बाई z का मॉड। ठीक बात। अब ध्यान से देखना, देखो यार, इसकी वैल्यू तो दी हुई है z माइनस 4 बाई z, इसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट 2 दी हुई है, मतलब यहां पे 2 डालोगे और अब आपके पास 2 इनइक्वालिटी आ गया। इसको सॉल्व करो तो ये है मॉड z माइनस 4 पे मॉड लगा के तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये इधर वे रियल नंबर है, तो अपॉन मॉड z, ये 2 से छोटा होगा, एंड इसके साथ साथ ये जो है मॉड z प्लस 4 अपॉन मॉड z, ये बड़ा है इससे। समझ रहे हो? ये वाली चीज इससे बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ आया? तो अब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी कि भैया अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करोगे? तो यहां पे कॉम्प्लेक्स, मतलब यहां पे क्वाड्रेटिक बनेगा।
तो यहाँ पे मॉड जी जो है इसको तुम एलसीएम लेके यहाँ से सॉल्व करो, सिर्फ इस वाले को देखते हैं। देखो इस वाले को देखते हैं, तो अगर इस वाले को देखेंगे तो दिख रहा है ये हो जाएगा मॉड जी का स्क्वायर -4, मॉड जी का स्क्वायर -4, नीचे में मॉड जी आएगा उसको इधर भेजो तो लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉड जी, फिर इसको इधर ले आओ तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मॉड जी स्क्वायर -2 मॉड जी -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, इसमें लगा दो जल्दी से क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला, तो मॉड जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, तो 4 चौके 16, एक मिनट बी स्क्वायर 4 था ना, सॉरी, डिवाइडेड बाई 2a, a के जगह पे तो 1। तो सिंपल से अगर इसको सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से आपको दिखेगा 1 ± √5। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी भी बताया जो मॉड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। तो 1 ± √5, -√5 तो आएगा नहीं बिकॉज 1 - √5 नेगेटिव हो जाएगा। तो आप बड़े सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि भैया मॉड जी इज इक्वल्स टू 1 + √5, आ गया वैल्यू, यही तो था, सिंपल। तो आपका बड़े सिंपल तरीके से ये आंसर बन गया कि भैया इस तरीके से ये बनना चाहिए, एंड हेंस आपने सॉल्व कर दिया। देखो इन लोगों ने वही सेम चीजें की है भाई, एक इनइक्वालिटी उठा ली, एक इनइक्वालिटी उठाने के बाद सॉल्व कर दिया, बल्ले बल्ले आराम से। देखो एग्जैक्टली सेम चीज आई है, 1 + √5, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर दिया, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, और आपका एनडीए का सवाल था, देखो सिंपल बन गया, ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एम्पलीट्यूड, सॉरी क्या आर्गुमेंट, अच्छा आर्गुमेंट है एम्पलीट्यूड, ठीक है। हाँ तो चलो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो आर्गुमेंट z1 इंटू z2 जो होता है वो आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये एकदम सिमिलर हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज की तरह। जब लॉगरिथम में भी याद होगा तुमको z1 इंटू z2 जो होता था तो z1 प्लस z2 ऐसा हो जाता था, log z1 प्लस log z2। वैसे ही डिवाइड होता था तो यहाँ माइनस हो जाता था, याद आ रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। पावर आता था तो ये पावर यहाँ आ जाता था, याद आ रहा है, पावर यहाँ आ जाता था। तो वो इस तरीके से एकदम एग्जैक्टली सेम लॉग की तरह एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, जरूरी है। मूविंग ऑन, चलिए एक सवाल कर लेते हैं इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z1 और z2 दिए हुए हैं तो उसके लिए क्या करेक्ट है। पहला तो z1 इंटू z2 का होल मॉड लेंगे तो वो z1 मॉड इंटू z2 मॉड होगा। आई गेस यही वाला सही है। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मॉड्यूलस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अगर आप 2 पे मॉड्यूलस लगाते हो इकट्ठे तो उन पे इंडिविजुअली भी लगेगा तो भी बराबर ही आएगा। ये कॉन्जुगेट में भी ट्रू था और मॉड्यूलस में भी ट्रू है। तो पहला वाला ही स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट्स चाहो तो पढ़ लो। आर्गुमेंट z1 z2 तो अभी हमने देखा यहाँ पे बाय मिस्टेक इन्होंने एम्पलीट्यूड लिख दिया, आर्गुमेंट होना चाहिए। तो आर्गुमेंट z1 z2 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई नहीं होता बल्कि यहाँ पे ऐड होता है, तो ये तो गलत हो गया। z1 प्लस z2 का जो मॉड है वो एग्जैक्टली z1 प्लस z2 के बराबर नहीं होता है। हमने देखा अभी इनइक्वालिटी होता है, ये क्या इनइक्वालिटी, ये लेस देन इक्वल टू होता है, याद आ रहा है, अभी हमने देखा। वैसे ही z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ये तो सही है, z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस z2 का, हाँ नहीं एक मिनट, ये इस पे टोटल पे मॉड लगेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने अभी जो इनइक्वालिटी दिखाई थी उसमें होल पे मॉड लगाया था, कहां गया, ये जो है ये होल पे मॉड लगा हुआ है। और होल पे मॉड लगाने का सिंपल सा कारण यही है बिकॉज हमें नहीं पता या आपको भी नहीं पता होगा कि z1 बड़ा है या z2। अब अगर ये नेगेटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए इस पे पूरे पे मॉड लगा के हम लोग इसलिए रखते हैं कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को हम वो कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस पे होल पे मॉड लगना चाहिए। इसीलिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तीनों रॉन्ग है। तो ये पहला वाला सही है। सिंपल सा एनसीईआरटी का सवाल था तो ज्यादा कठिन नहीं, एंड हेंस वी गॉट द आंसर z1 इंटू z2 इक्वल्स टू z1 मॉड z2 मॉड। अगला सवाल देखते हैं। अब डे मोइवस थ्योरम, तो डे मोइवस थ्योरम बड़ा सिंपल सा थ्योरम है और वो सिंपल थ्योरम समझ में भी अभी आ जाएगा। डे मोइवस थ्योरम क्या कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n हो अगर, तो आप इस n को इस एंगल के साथ ला सकते हैं। मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और पूरे पे पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन
एन थीटा। और देखो ये कितना सिंपल, मतलब एकदम अंडरस्टैंडेबल चीज है। हमने अभी अभी पढ़ा कि यार कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और कुछ नहीं है बल्कि ई टू द पावर आई थीटा है, हमने अभी भी पढ़ा। अब अगर इसके ऊपर हम पावर एन डालते हैं तो ये दोनों पावर पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई होके और कुछ नहीं बनेगा बल्कि ई टू द पावर आई एन थीटा बनेगा। और अगर ये एन थीटा बना तो ये यही देगा ना, और क्या देगा, एंगल के जो थीटा जो था पहले अब वो एन थीटा है, तो एंगल के जो एन थीटा आ गया, एकदम कॉमन सेंस। तो यही कहता है डे मोवर्स थ्योरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ध्यान से देखना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कुछ नहीं है, जब आप एक्स क्यूब माइनस 1 लिखते हो ना इक्वल्स टू 0 करते हो, बचपन से करते आए होगे, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू जब हम 0 करते हैं तो हमेशा हमें वैल्यू मिलती है एक्स इक्वल्स टू 1। लेकिन बचपन में पढ़ी हुई एक फंडामेंटल चीज हम यहां भूल जाते हैं, वो ये कि 10वीं में हमें पढ़ाया जाता है कि कोई भी इक्वेशन का जो भी डिग्री होगा उसके नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होने चाहिए, तो बेटा क्यूबिक है तो 3 होने चाहिए। लेकिन हम बचपन में कभी नहीं पूछते कि सर एक्स क्यूब माइनस 1 में पावर 3 है मतलब क्यूबिक है, तो इसको उधर भेजे तो एक्स की वैल्यू 1 आई, ये तो सही है, ये तो एक ही जीरो हुआ ना, बचे हुए 2 और कहां गए। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 में एक फैक्टर है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से ये डिवाइड होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे एक्स माइनस 1 से तो इसी का फैक्टराइजेशन बनेगा एक्स स्क्वायर एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लस एक्स प्लस 1। देखिए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर बात। अब देखो इसको इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं तो इसकी वजह से 1 आ रहा था जो हम सब जानते हैं, बट जो बचा हुआ 2 और 0 है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होती थी पहले। तो बचा हुआ ये वाला इक्वेशन रहता था और इसका रूट निकालोगे तो देखना कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, इसीलिए हम उस वक्त बात नहीं करते थे। देखो निकाल के देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 नेगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 आ रहा है माइनस रूट 3। तो हेंस ये जो माइनस, इसका जब आप रूट निकालते हैं ना ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो जब आप इसका रूट निकालोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1 प्लस माइनस ये माइनस 3 है, तो रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और उसी चीज को यहां पे लिखा गया है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस जो है वो एक बार प्लस एक बार प्लस एक बार माइनस, और इसीलिए इसका नाम पड़ा द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी एक 1 का जो क्यूब रूट होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 करते हैं हम, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 करते हैं तो 3 वैल्यूज आती हैं, एक तो 1 खुद होता है, बचे हुए 2 ये होते हैं। और इत्तफाकन आप ये भी देखना, अगर आप पहले वाले का स्क्वायर करोगे ना तो दूसरा वाला मिल जाएगा। इसीलिए इसको अगर हमने ओमेगा माना तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ा। अब बहुत लोगों को ये भी लगता है ना सर इसको ओमेगा माना तो ये ओमेगा स्क्वायर क्यों है, ये तो ओमेगा तो ये थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ ऐसा होना चाहिए था। नहीं, तुम इसका स्क्वायर करके देखना, घर पे रफ में करके देखना, इसका स्क्वायर करोगे तो देखना ये आ रहा है, ये इत्तेफाक। तो इस कारण से हुआ यूं कि हमारे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 क्यूब रूट बने वो 1 बना। जब भी हम लिखेंगे एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 तो एक 1 आएगा, एक को हम ओमेगा कहते हैं और दूसरे को हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और यहां से अगर इन तीनों को मिला के पढ़ोगे ना तो जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो एक बार में तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, घर पे करके देखना, जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगे तो ओमेगा क्यूब बनेगा, लेकिन आरएचएस मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम देखोगे कि आरएचएस 1 आ रहा है। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी होती है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। करके देख लेना, जैसे ही तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देखना 1 आ रहा है। या चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, ध्यान से देखो, ये -1/2 है और ये √3/2 है। नहीं लग रहा कि साइन थीटा और कॉस थीटा की कोई वैल्यू आ सकती है यहां पे? तो ये बेसिकली 2π/3 पे है, EI 2π/3। -1/2 cos 120 होता है और √3/2 cos sin 120 होता है, इसीलिए देखो 2π/3 लिखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो सवाल सॉल्व किया था cos 2π/3 प्लस I sin 2π/3, वहां पे भी तो यही आ रहा था जहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, याद आ रहा है?
और यहां पे दोनों माइनस है तो ये 4π/3 होता है। 4π/3 मतलब पाई प्लस π/3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव। अब तुम चाहो तो यहां से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, देखना यहां पे 2π आ जाएगा, एकदम आराम से मक्खन तरीके से 1 आएगा। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू मल्टीपल वेज टू एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन। देखो बात क्या है ना, मैं चाहे तुम्हें जितना पढ़ा लो, तुम्हें इंटरेस्ट और तुम्हें याद तब तक नहीं होगा जब तक तुम खुद से नहीं करोगे। तो मैथमेटिक्स में ना खेलने की कोशिश करो, जितना खेलने की कोशिश करोगे उतना प्यार होता जाएगा इससे, ठीक है। तो यहां पे जैसे जब तुम करोगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो तुम्हें ओमेगा क्यूब दिखेगा। फिर एक और चीज करके देखना, इनको ऐड करके देखना, तो जब तुम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करोगे तो देखना -1 आ रहा है। तुम जैसे ही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐड करोगे ना तो देखना -1 आ रहा है। इसीलिए एक और प्रॉपर्टी है 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा 0 रहता है, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम -1 आ जाएगा। तो अगर इसको 1 के साथ जोड़े तो ये 0 दे देगा। तो यहीं से हम इस बात को भी प्रूव कर सकते हैं। देखो x³ - 1 जो है, इसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है वो तो 0 है, x² वाला टर्म, और सिमिलरली जो x वाला टर्म है वो भी 0 है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस करूं, इसके क्या 0 है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 3 जीरोस हैं, इन तीनों का अगर मैं सम करूं तो सम ऑफ जीरोस -b/a होगा, तो उसके हिसाब से ये 0 ही आना चाहिए, आ भी रहा है। समझ रहे हो? तो ये प्रॉपर्टीज के साथ खुद से थोड़ा खेलोगे, बड़ा मजा आएगा, सच बता रहा हूं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहां तक सारी चीजें समझ गए हो तो अब एक सवाल कर लेते हैं। सवाल कहता है द सम ऑफ 1/62th पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज। अच्छा, तो देखो यार x³ - 2x² + 2x - 1, तो मेरे को बड़े साफ साफ तौर से दिख रहा है कि चूंकि क्यूबिक है तो हिट एंड ट्रायल करना होगा, और हिट एंड ट्रायल में 1 ही सेटिस्फाई कर जा रहा है। देखो बड़े सिंपल तरीके से 1 डालो तो 1 - 1 गया, -2 + 2 गया, मतलब 1 तो है पक्का। तो इसको मैं तुरंत फैक्टराइज ऐसे ही कर दूंगा, x - 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग x² आना चाहिए, यहाँ पे +1 आना चाहिए, ये -x² और यहाँ -x बैठेगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ बनना चाहिए। ठीक बात, ठीक बात। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी हमें वही देगा मतलब यहां से तो 1 आ गया, यहां से जब आप इसका रूट्स निकालोगे, जीरोस निकालोगे, तो x = 1 ± √3 आयोटा / 2, ऐसा ही आ रहा है। देखो ध्यान से, अब ये 1/2 और ये +√3/2, तो एक प्लस वाला बनेगा एक माइनस वाला। तो अब मान लो 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स √3/2। तुम्हें नहीं लग रहा कि सर ये तो cos 60 sin 60, मतलब ये और कुछ नहीं बल्कि e⁻i π/3 है, नहीं लग रहा? और उसी तरीके से एक और जो इसके बाद वाला होगा वो है 1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि यार यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कहाँ जा सकता है? या तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब -60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर तुम e⁻i - i π/3 कर दो, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब ये बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही है। अब अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो सम ऑफ 1/62th पावर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के सम ऑफ 1/62th पावर, सम ऑफ 1/62th पावर ऑफ द रूट्स, इनके रूट्स का 1/62th पावर का सम करोगे तो वो क्या आएगा? तो देखो एक तो √1 है, तो इसका 1/62th पावर करो, फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा, पहला वाला 1 ही रहेगा। प्लस दूसरे वाले पे देखो बेटा, अगर इसका 1/62th पावर करोगे तो तुमको क्या लगता है? π/3 × 162 करोगे, π/3 × 162 करोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं साइड में बाजू में कर देता हूं, π/3 × बिकॉज यहां पे क्या करोगे, दूसरा रूट है ei⁻ π/3, इसका पावर 162 करेंगे आप, तो 162 इधर रफ में करके दिखाता हूं, काटोगे 5 × 15 4, 54 पाई। तुम्हें नहीं लगता 54 पाई इवन पाई है? इवन पाई पे कॉस कैसा होता है? कॉस 1 होता है, साइन कैसा होता है? 0 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली e⁻ - i π/3, अगेन पावर 162 मतलब -54 पाई, -54 पाई, अगेन वही सेम चीज, तो 1 + 1 + 1, आंसर बनेगा 3। था सिंपल नहीं था? कितना आसान था, कुछ नहीं करना था, नो रॉकेट साइंस।
एकदम मक्खन की तरह आसानी से आंसर आ गया। देखो अल्फा 162, बीटा 162, गामा 162, इन्होंने अगेन ओमेगा लेके भी बना दिया। मैंने दोबारा से इसलिए समझा दिया कि तुमको थोड़ा याद रह जाए, बट ओमेगा लेके तुम आराम से बना सकते हो, बिकॉज वही चीज है ना। अभी मैंने तुमको बताया अभी कि भैया ओमेगा क्यूब क्या है, 1 है, तो ओमेगा का पावर 162 करोगे तो ये बेसिकली ओमेगा क्यूब का पावर 54 है। तो ओमेगा क्यूब 1 ही होता है, तो 1 पे पावर 54 वो 1 ही होगा। तो ओमेगा पावर 162 1, इसका स्क्वायर करके करो वो भी 1 ही आएगा, बड़े आराम तरीके से। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर 3 आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। अभी आगे देखते हैं सवाल कुछ मजेदार। तो nth रूट ऑफ यूनिटी, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में सिंपल सी बात है, अगर x रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर दो तो जीरोस क्या बनेंगे। तो एग्जैक्टली वही सेम चीज। क्या सेम चीज भैया, ये इस तरीके से 0 बनेंगे, इस तरीके से 0 बनेंगे। पहला वाला तो 1 बन जाएगा, तो पहला वाला एक तो 1 बनेगा, तो एक x रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1 है, तो एक तो 1 बन जाएगा। 1 के बाद जितने बनेंगे वो इस फॉर्मेट पे बनते जाएंगे। यहां n की वैल्यू 1 डालो, तो सॉरी k की वैल्यू 1 डालो तो 2x बाई n, फिर k की वैल्यू 2 डालो तो 4x बाई n। याद आ रहा है, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ रही थी वो e टू द पावर i 2 पाई बाई 3 थी, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू e टू द पावर i 4 पाई बाई 3 थी। इफ यू डू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले अभी हमने जब जहां पे डेरिवेशन किया था, तो वो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। तो nth पावर भी आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर मान लो 4 रूट वाले होते तो 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, 5 वाले होते तो 8 पाई बाई 3, लगाते जाओ मजे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टीज, यार बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, खत्म ही नहीं हो रही, तो भाई मैं ऐसा कर दे रहा हूं, नहीं तो मैं सवाल नहीं करा पाऊंगा और ये सेशन खत्म भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, गो थ्रू कर लेना एक बार। ठीक है, मैंने बहुत हद तक मोटा मोटी बता दिया है, बट कुछ और अगर ऐसा बच गया तो गो थ्रू कर लेना। ये सारा नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिखा हुआ है ना PDF एंड असाइनमेंट, वहां पे लिंक में सारा नोट्स रहेगा, तो आप एकदम बेझिझक वहां पे जाके ले लेना। हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेरा से छूट गया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। तो देखो यार, बड़ा सिंपल सा है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बोलोगे तो ये होता है फॉर्मूला, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आयोटा भी और उसके ऊपर रूट लगा दिया गया, तो आप उसको सिंपल कैसे लिख सकते हो, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकाल सकते हो, प्लस माइनस रूट अंडर मॉड z प्लस a डिवाइडेड बाई 2। अब मॉड z क्या है, तो मॉड z बेसिकली रूट के अंदर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसी का मॉडुलस है, उसी का मॉडुलस है। तो मॉड z प्लस a पूरे पे रूट अंडर डिवाइडेड बाई 2, और सिमिलरली प्लस आयोटा रूट अंडर मॉड z माइनस 8 पूरे पे डिवाइडेड बाई 2। ठीक बात, अब ये समझ गए। अब इसका डेरिवेशन कैसे होता है या फिर इसको रियली में हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं एक सवाल से दिखा देता हूं। तो सवाल यहां पे है, चलो इसको एक बार सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो ये जेईई मेंस का ही सवाल है 2020 का। तो अब हमें पूछा जा रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, बताइए। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखो यार, पहले मैं इसी को पकड़ता हूं, 3 प्लस 2 रूट 54 आयोटा। ठीक है, और पावर 1/2 है, मतलब इस पूरे पे ये लगा हुआ है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला मैं अभी इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि मेरे को थोड़ा सा तुमको डेरिवेशन दिखाना है। तो मेरे से पूछा है इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसका एक इमेजिनरी पार्ट निकाल लेता हूं, जो इसका आएगा मोर और लेस उसका भी वही आएगा, बस साइन चेंज करना है। तो मैं मानता हूं इसको कि ये भैया x प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा, मान लिया। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, इधर तो रूट है, हट जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 54 आयोटा बन जाएगा। लेकिन जब मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर होगा, a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह। तो यहां पे बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस i टाइम्स 2xy। ठीक बात, i टाइम्स 2xy। अब ध्यान से देखो बेटा, अब अगर रियल पार्ट को रियल से तुम कंपेयर कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो बड़े आराम से दिख रहा है कि 3 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 है, और ये जो 2xy है इसकी वैल्यू 2 रूट 54 है। ठीक बात, अच्छा अब एक बात और बताओ जरा, कि तुमने इसको ऐसा देख तो लिया कि भैया ये x प्लस आई वाई इस तरीके का है।
अब बड़े सिंपल तरीके से हम इसका वो भी निकाल सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। अब वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से देखो। तुम सबने बचपन में ये पढ़ा जरूर होगा कि अगर आपके पास अगर आपको निकालना है ए प्लस बी मान लो, ठीक है, या फिर यूं कह लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा लिखा जा सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ऐसा लिखा जा सकता है। वही सेम काम मैं यहां करूंगा। मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर और प्लस 4ab मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और देखो मेरे पास सारी वैल्यूज पड़ी है, मेरे पास सारी वैल्यूज पड़ी है। मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है ये चाहिए, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है क्या मेरे पास, हाँ है 3, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये बेसिकली 2xy का होल स्क्वायर है क्या, 2xy, और 2xy की वैल्यू मेरे पास है, तो इसका होल स्क्वायर मतलब 2√54 का होल स्क्वायर, 2√54 का होल स्क्वायर। ठीक बात। अब जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 216 और ये बन रहा है 9, 216 और 9 225, तो बेटा 225 आ रहा है आंसर, विच इज नथिंग बट 15 का स्क्वायर। अगर आप ठीक से देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो आ रहा है वो 15 स्क्वायर के बराबर आ रहा है। मतलब बड़े सिंपल तरीके से आपको दिख गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 या प्लस माइनस 15 कह लो, जो तुम्हारी इच्छा। नहीं, प्लस माइनस नहीं कह सकते क्योंकि दोनों स्क्वायर है तो माइनस नहीं आएगा, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 15 के बराबर आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 के बराबर है। तो बेटा अगर इन दोनों को जो मतलब साथ में सॉल्व करते हो तो आई गेस लीनियर इक्वेशन टाइप से तुम सॉल्व कर सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी। जब सॉल्व करोगे और जैसे ही इसका आंसर लाओगे तो एक्स स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 9 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 9 आ रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और वाई स्क्वायर आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 6 15, 9 में से 6 हाँ 3, बिल्कुल ऐसा आया। तो एक्स स्क्वायर 9 आ गया, वाई स्क्वायर 6 आ गया। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अगर 9 है मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस तो लगेगा ही। सिमिलरली वाई स्क्वायर अगर 6 है तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस √6। अब मुद्दे की बात ये कि सर प्लस लेना है या माइनस, तो मैं कहूंगा वो डिपेंड करेगा आपके इस पे। 2xy देखो √54 है, मतलब जाहिर सी बात है आपको दिख रही है कि यहां पे x और y का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, मतलब आपको इनमें दोनों में से ऐसी वैल्यूज चुननी है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आए। इसका मतलब कि दिस एम्प्लॉइज, अगर x आपका 3 है, यहां पे लिखते हैं, अगर आपका x 3 है तो y को √6 होना पड़ेगा, और अगर आपका x -3 है तो y को -√6 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के नहीं होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, और वो पॉजिटिव हमें चाहिए। तो बड़े सिंपल तरीके से आपको दिख गया कि भाई हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y आया है वो क्या आया है, 3 प्लस आयोटा √6 या फिर -3 माइनस आयोटा √6। बड़ा सिंपल बस बन गया। तो अगर मैं इस पूरे को पहले वाले को z1 मानूं तो z1 मेरा क्या आया, 3 प्लस आयोटा टाइम्स √6। तो उसी हिसाब से ये वाला क्या बनेगा, बस साइन चेंज है, z2 3 माइनस आयोटा √6। सिंपल। अब आपने करना क्या है, अब आपने कुछ नहीं करना, z1 माइनस z2 किया गया है तो z1 माइनस z2 आप जैसे ही करोगे आपको मिल गया इमेजिनरी पार्ट। क्या मिला, z1 माइनस z2 आपने जैसे ही किया आपको मिल गया 2 आयोटा टाइम्स √6। बस यही पूछ रहा था, इमेजिनरी पार्ट 2 √6। देखो प्लस माइनस 2, और प्लस माइनस क्यों किया गया ये भी ध्यान से समझ लेना। प्लस माइनस इसलिए किया गया क्योंकि एक जो केस है वो मैंने बता दिया, प्लस लेके ये तभी आएगा ना जब प्लस लेंगे। ये भी तो हो सकता था कि ये वाला केस लेके चलते, अगर ये वाला केस लेके चलते तो ध्यान से यहां देख लो, तो हमारा z1 बनता -3 माइनस आयोटा √6। उस केस में z2 क्या बनता, -3 प्लस आयोटा √6।
ऐसा बनता, बिकॉज साइन पलट देना है यहां पे। और अब हम अगर z1 माइनस z2 करते, z1 माइनस z2, तो आपको यहां से क्या मिलता, माइनस 2 टाइम्स आयोटा रूट 6। तो यहां से आ गया माइनस 2 रूट 6 इमेजिनरी पार्ट, और यहां से आ गया प्लस 2 रूट 6, प्लस 2 रूट 6। तो आपका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा z1 माइनस z2, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पे सिर्फ इमेजिनरी आ ही रहा है, रियल आएगा ही नहीं इसमें। तो आपसे पूछा भी गया है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, या फिर अगर नहीं भी पूछा जाता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आयोटा टाइम्स 2 रूट 6 प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ। समझ गए, बड़ा सिंपल सा आंसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिर्फ माइनस 2 रूट 6 क्यों लगाया, क्योंकि ऑप्शन में बस वही है, बट आंसर इसका रियलिटी में प्लस माइनस 2 रूट 6 दोनों होगा, बस ऑप्शन में सिर्फ एक वैल्यू है इसलिए वो लगाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा रोटेशन और ज्योमेट्री में आते हैं। तो रोटेशन का मतलब समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है जिसको आपने रोटेट करके z2 पॉइंट पे पहुंचाया, या आप ये समझ लो आपके पास कोई एक पॉइंट है z1 a कॉमा b वाला, और आपने इसको रोटेट करके किसी दूसरी पॉइंट पे x2 y2 पे पहुंचा दिया। ये जो रोटेशन है वो किसी एक पॉइंट के अबाउट में होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब भी आप घूमोगे तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट तो लोगे ना कि भाई इसके अबाउट में घूम रहा हूं। जनरली हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ओरिजिन हुआ करता था कि यार ओरिजिन से के अबाउट हमने 30 डिग्री घुमा दिया, कुछ इस टाइप से। तो जब ऐसा होता है तो ये z2 और z1 में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन यहां पे दिया हुआ है कि जब भी आप रोटेशन करोगे तो z2 माइनस z0, मतलब जो फाइनल पोजीशन है माइनस जिसके अबाउट किया गया, डिवाइडेड बाय इनका मॉडुलस, मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड, इज इक्वल्स टू z1 माइनस z0, z1 मतलब ओरिजिनल पॉइंट से z0 के अबाउट, डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस इनटू e टू द पावर i थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा इज दैट एंगल जिसके अबाउट रोटेशन हुआ, मतलब जितने से रोटेशन हुआ है। ठीक है, अब अगेन इसका प्रूफ बताऊंगा, अभी नहीं ऑब्वियसली बिकॉज इतना वक्त नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। सारे के क्वेश्चंस करा पाना भी मुमकिन नहीं होगा एक सेशन में, तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस भी खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको फॉर्मूले इसलिए दिखाते जा रहा हूं कि सारा फॉर्मूला एक जगह दिखा दूंगा, तो पहला तो इस नोट्स को डाउनलोड करके तुम फायदा ले लोगे, दूसरा सारे फॉर्मूले एक जगह दिखाने से तुमको कोरिलेशन समझ में आएगा, याद करने में आसानी पता चलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला तो समझा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो z1 माइनस z2, दो चीज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कितना सिंपल है, z1 माइनस z2, फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल, और उसका मॉड ले लिया, मॉड तो हमेशा ही डिस्टेंस देता है, सिंपल सा आ गया। सिमिलरली अगर सेक्शन फॉर्मूला कोई पूछ दे तो याद करो आप कैसे करते थे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, वही यहां पे भी किया है, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, एग्जैक्टली सेम वे। अगर z1 z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनसे एक लाइन बन रहा है, बीच में कोई पॉइंट p है जो कि उसको m/n के रेशियो में बांट रहा है, तो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकलेगा। देखो कितना सिंपल है ना, तो इसी तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 z3 और इनसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो तीन कंडीशन फुलफिल होते हैं। पहला 1 बाई z1 माइनस z2, z2 माइनस z3, z3 माइनस z1, थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है बट याद करने के लिए आप ऐसा समझना, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, सारे रेसिप्रोकल में इन सबका सम कर देंगे तो 0 आना चाहिए, पहला। दूसरा, ये इनइक्वालिटी याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, याद आ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में पढ़ा था। तो ये भी कंडीशन होता है, अगर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और तीसरा, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3z0। z0 क्या है, तो z0 इज द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा देख लो, बिकॉज क्वेश्चंस इसके मतलब आजू बाजू कभी कभार पूछ देते हैं, इतना डिटेल में तो हालांकि मेंस में नहीं घुसेंगे, बट फिर भी आप देख लो, जानकारी के लिए तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं, z1 z2 be the roots of the equation this and z1 z2 form an equilateral triangle with origin, then the value of mod a क्या है। ठीक है, देखते हैं जरा ध्यान से, देखो यार हमसे कह रहा है कि z1 z2 फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ ऑरिजिन, तो अगर ऑरिजिन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स ये हैं और जो तीसरा है वो ऑरिजिन है, तो तीसरा ऑरिजिन है तो इसको मैं 0 मान लूं क्या,
थर्ड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 वो हमारा 0 है। अब Z3 कोऑर्डिनेट हमारा जब 0 है तो तुमको एक बात तो बहुत अच्छे से पता है, वो क्या कि यार हमारे पास हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ मॉड ए का वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है सम ऑफ रूट Z1 प्लस Z2 ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस ए हो गया। और Z1 इंटू Z2 Z1 इंटू Z2 ये क्या होगा सी बाई ए, मतलब 12 हो गया। बड़ा सिंपल था यार ये तो। अच्छा अब अगर ये सिंपल था तो बाकी सारी चीजें और भी सिंपल हो जाएंगी। देखो और कैसे सिंपल हो जाएगा, इनमें से कोई एक इनइक्वालिटी लगा दें, लग जाएगा, बड़े आराम से लग जाएगा। देखो कैसे, देखो ये वाला इनइक्वालिटी सबसे अच्छे से लगेगा। कैसे, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर ये तो दिया है, Z3 0 हो गया, यहां Z3 0 यहां Z3 0, तो मतलब ये सब खत्म, सिर्फ बचा Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 Z2 बचा ना, और दिस शुड बी इक्वल टू 0 इक्विलैटरल ट्रायंगल में। यही चीज यहां लगा दो, आप लगा दो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 शुड बी इक्वल टू 0। अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 और ये 1 मतलब 3Z1 Z2। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसी चीज को ऐसा लिखा हूं, इसको चाहो तो ओपन कर लो, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 2Z1 Z2 माइनस 3Z1 Z2 माइनस Z1 Z2 एग्जैक्टली सेम। अब यहां से आपको ये वैल्यू यहां मिल गई, ये माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स Z1 Z2 की वैल्यू 12 इज इक्वल्स टू 0। ए का स्क्वायर 12 × 36 उधर गया, तो ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो दिस एम्प्लॉइज ए की वैल्यू प्लस माइनस 6। हमसे मॉड ए पूछा गया है तो मॉड ए तो भैया 6 बनेगा। कितना सिंपल था बताओ, था कुछ, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये सब थोड़ा याद रखोगे ना तो आसान पड़ जाएगा। अब अगेन याद ऐसे हो नहीं सकता, मतलब अगर ऐसे तुम बैठ के रटने लगोगे तुमको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे कौन सा लगाना है। तो आपको एक्चुअली में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले बार में, पहले कई बार में आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या लगाना है। तीनों आपके पास, मान लो आपको तीनों याद है बट आपको फिर भी नहीं पता चलेगा। तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आपकी थॉट्स खुलने लगेगी कि अरे यार ऐसा सवाल है मतलब ये लगाओ, खुद ब खुद पता चलने लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो अब अगले सवाल की तरफ, मॉड A6 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 12 × 36 मॉड A6। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में देख लो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमने पढ़ा था वहां पे भी, जब हम पढ़ रहे थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उस वक्त भी हमने डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था। इफ यू डू रिमेंबर, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 ऐसा ही फॉर्मूला था। तो वहां और यहां पे बस 1/2 था। और वहां पे अगर तुमको याद होगा तो मैंने तुमको बताया था कि बेटा ये वाला तुम छोड़ दो, अगर तुमको नहीं आता है तो तुम बस याद रखना कि इसी का एक्सपेंशन जो होता है वो ऐसा होता है, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3। याद आ रहा है? तो ये एग्जैक्टली वही सेम चीज है। अब जहां जहां तुम्हारा y2 y3 था वहां z1 बार z2 बार z3 बार वैसा आ जाएगा, ये y वाला कॉलम और ये x वाला कॉलम। तो तुम इस फॉर्मूले को, अगर इस फॉर्मूले में कंफर्टेबल नहीं हो, ये वाला याद है हीरोन्स फॉर्मूला, तो ये लगा देना, कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा हीरोन्स फॉर्मूले से भी, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब आपने करना क्या है, सारे x1 सॉरी क्या बोल रहा था, हाँ सारे के सारे उससे मतलब y1 y2 y3 से को z1 z2 z3 से बार से रिप्लेस करना है और x1 x2 x3 को z1 z2 z3 से रिप्लेस करना है। बस इतना सिंपल सा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बस चलो इस पे एक सवाल देखते हैं, ज्यादा मजा आएगा। देखो भाई ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इट्स वर्टाइसेस z iz और z प्लस iz। अब देखो यहां पे मैं ये फॉर्मूला तो लगा दूंगा, फॉर्मूला लगाना चाहता भी हूं, बट फॉर्मूले से मतलब फॉर्मूला लगाऊंगा तो काफी लंबा जाएगा। इनफैक्ट मेरे पास एक तरीका है जिससे फॉर्मूले से काफी ज्यादा आसान तरीके से आ जाएगा, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करो तो। देखो क्या है तरीका, एक पॉइंट दिया हुआ है z, ठीक है, मुझे नहीं पता ये पॉइंट कहां है z, मैं मानता हूं कि ये कोई पॉइंट यहां पे है, ठीक है, ये पॉइंट है a जिसको हम कहते हैं z मतलब x, y मतलब x प्लस आयोटा y।
अब आई जी दिया है दूसरा, हमेशा ध्यान रखना बेटा, जैसे मान लो तुम्हारे पास जी दिया हुआ है 3 प्लस 2i, कुछ ऐसा। अब अगर तुम इसमें आई जी कर दोगे, मतलब तुमने इसमें आई मल्टीप्लाई किया, तो आई तुमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये 3 आयोटा हो जाएगा, तो प्लस 3 आयोटा, और यहां आई मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू आई स्क्वायर, और ये -2 बन जाएगा। ध्यान से देखो -2, ठीक है। तो तुम ये बात समझ पा रहे हो क्या कि पहले जो पॉइंट आपका 3,2 था, अब वो पॉइंट आपका -2,3 हो गया। जो पहले 3,2 था वो -2,3 हो गया। तो अगर तुम देखोगे उसको प्लॉट करके, तो तुम देखोगे कि ये एग्जैक्टली इससे 90 डिग्री पे आएगा। करके देख लेना, अगर ये वाला पॉइंट तुम्हारा 3,2 है तो -2,3 तुम करके देख लेना, स्लोप निकाल लेना, तुमको स्लोप निकालना तो आता है, लाइन में पढ़ाया हूं, करके देख लेना, हमेशा 90 डिग्री आएगा। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि भाई आयोटा क्या है। आयोटा इज बेसिकली, ये वाई एक्सिस को आयोटा हम कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। कहीं पे भी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए, हमेशा याद रखना कि आयोटा 90 डिग्री का शिफ्ट दे देगा, एंटी क्लॉकवाइज में पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री घुमा देगा। तो इसीलिए जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा 180 डिग्री घुमाता है, दैट इज आई स्क्वायर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहां पे कोई पॉइंट है 5,0, तुम इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -5,0 हो जाएगा, देखो 180 डिग्री का शिफ्ट। तो माइनस मल्टीप्लाई किया मतलब आई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर इज -1। तो वैसे समझ सकते हो। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए तो जी आई जी, ये जो बी पॉइंट है अब ये आई जी बन गया, आई जी बना मतलब 90 डिग्री पे घूम गया, ठीक बात। और जी प्लस आई जी, ये तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये तुम नहीं जानते होगे, ये एक्चुअली में थोड़ा वेक्टर एडिशन की तरफ बढ़ता है। ये कैसे होता है ध्यान से देखो, ये आई जी है ना, इस आई जी को अगर मैं इधर बनाऊं थोड़ा सा, तो ये वाला पार्ट जी, ये वाला पार्ट आई जी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला तीसरा पार्ट बन जाएगा सी, जिसको हम कहेंगे जी प्लस आई जी। तो एक्चुअली में जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल ए बी और सी से बन रहा है, इस टाइप से, ठीक है। अब ए बी सी से जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि भैया ये जो जी है और ये जो आई जी है ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिए, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया हाफ, बेस में आपका जी आ गया, हाइट में आपका आई जी आ गया, दोनों का मॉड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया हाफ जी स्क्वायर। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का ज्योमेट्रिकली, जो आसान है। हाँ, इन केस अगर आपको ये ना समझ आया, जिसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि सर ये क्या हो गया, बिकॉज आपने भी वेक्टर वगैरह नहीं पढ़ा होगा, 11th वाले खासकर मैं उनको बता रहा हूं, आपने शायद वेक्टर वगैरह नहीं पढ़ा होगा, तो ये एडिशन कैसे हो गया शायद ना समझ आए। तो अगर नहीं समझ आता, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये जिंदाबाद, ये आपके पास है। आपको करना क्या है, मैं बस लिख देता हूं यहां पे। पहला वाला आपको लिखना है जी, दूसरा वाला आई जी, नहीं सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, दूसरा वाला आई जी, तीसरा वाला जी प्लस आई जी। देखो ध्यान से, Z1 Z2 Z3 इधर लिख दिया, और अब इन सब का बार लिखना है। तो अब इनका बार, जी का बार, आई जी का बार, जी प्लस आई जी का बार, और 1 1 1, ये पूरा डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। और अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में भी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, जो फॉर्मूला यहां पे दिखाया हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, वही फॉर्मूला लगा दो, इससे भी आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा पक्के से, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो सॉल्व मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट कठिन नहीं है, आसान है। इन लोगों ने भी इसी तरीके से सॉल्व किया, तो ये आसान तरीका है, इसलिए 1-2 लाइन में आंसर आ जाता है, और नहीं तो फिर उसमें काफी लंबा टाइम लगता है, उसमें गलतियां होने के चांसेस भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स z1 z2। अगेन z1 z2 से पास करने वाले इक्वेशन ऑफ लाइन को हम क्या, मतलब कैसे हम लाइन बता पाएंगे। तो यार जो तरीके मैंने तुमको वहां इक्वेशन ऑफ लाइन में पढ़ाए थे, वो सारे तरीके यहाँ पे वैलिड हैं। डिटर्मिनेंट वाला तरीका ये भी मैंने वहां बताया था, बट उस वक्त तुम डिटर्मिनेंट जानते नहीं थे, इनफैक्ट अभी भी नहीं जानते होगे, 11th वाले तो नहीं जानते होंगे, 12वीं वाले जानते हो,
तो भाई डिटर्मिनेंट का तरीका बड़ा सिंपल है, z बार और z1 z बार z2 z2 बार। तो ये तो भाई पॉइंट्स दिए हुए हैं, z1 z2 से पास करने वाला लाइन कैसा होगा, बड़ा सिंपल सा ऐसा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस टाइप से आता है, a बार z प्लस ए जी बार प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में अगर लिखना हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप की बात देखो, z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का बार। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्लोप होता है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये तुमको दिखेगा कि ये एग्जैक्टली वही चीज हो रही है जो मैंने पढ़ाया है, एकदम वैसा ही है। तो इसमें कोई भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बस इसको याद करते जाओ आराम से। इनफैक्ट अगर ऐसे एक जगह सारे फॉर्मूले देखोगे तो आराम से याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स स्लोप, तो याद है तुमको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 पढ़ते थे। और अगर तुम वो ये वाला लाइन वहां पढ़ते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहां पे तुम्हारा स्लोप जो निकलता था वो y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स माइनस सी बाई ए, ऐसा करते थे। तो स्लोप क्या आता था, माइनस ए बाई बी, यही होता था स्लोप, माइनस ए बाई बी। देखो वही स्लोप अभी भी आ रहा है, ए अपॉन ए बार माइनस के साथ, तो माइनस ए अपॉन ए बार, एग्जैक्टली वही सारी सेम चीजें। जैसे आपका पहले माइनस ए बाई बी आता था, अभी भी वही आ रहा है, अभी उल्टा आ रहा है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। इसको उधर, हाँ इसको उधर भेजोगे तो उल्टा आ रहा है, बिल्कुल सही। ए बाई, इनफैक्ट इसको उधर भेजना पड़ेगा, अब एक्स और वाई का थोड़ा सा लोचा है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, बिकॉज ये है आपका एक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है आपका वाई। ठीक है, इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये उल्टा आ रहा है, बट ठीक है, मतलब मोटा मोटी तुम चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, ए अपॉन ए बार। यहाँ पे भी z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का बार, तो ऊपर मेन रो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे उसका बार, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलिए, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, ये सारी चीजें मैंने आपको रेगुलर सेशंस में नहीं पढ़ाई है, अभी बस थ्योरी बता रहा हूं क्योंकि वन शॉट है। 11th वाले बच्चों को इसको बाद में पढ़ा दूंगा पक्के से। ठीक, तो ये सारा थ्योरी है, देख लेना थोड़ा सा। अगेन पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा, काफी लंबा चला जाएगा नहीं तो वीडियो, तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। मूविंग ऑन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, आर्गुमेंट, ये सारी चीजें, एंड देन फिर कब एलिप्स होता है, कब लाइन सेगमेंट, कब नो सोल्यूशन, वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। कब आपका हाइपरबोला बनेगा, कब लाइन रे बनेगा, नो सोल्यूशन वगैरह वगैरह। चलिए एक सवाल कर लेते हैं इसी पे। तो सवाल कहता है कि द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल वेयर a, d आर रियल कॉन्स्टेंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो कौन सा कंडीशन करेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्मेट में कैसा दिखता है। तो अभी जो मैंने पीछे सारी चीजें आपको दिखाई ना, कहां पे, यहां पे, तो यहां से आपको यह दिखेगा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्मेट ऐसा लिखा जाता है, z इंटू जी बार। अब z इंटू जी बार को आप समझ सकते हो कि ये z स्क्वायर भी हो जाएगा, बिकॉज दोनों का बार जब होता है तो स्क्वायर हो जाता है। फिर प्लस ए जी बार प्लस ए बार जी, ठीक बात, ए जी बार प्लस ए बार जी प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा रहता है तो ये एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिस सर्कल का सेंटर माइनस ए होगा और उसका रेडियस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी होगा। ये एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक बात। तो ये आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो यही चीज आपको यहां लगानी है। ध्यान से देखो, पहला तो आपको ये समझना है कि ये पूरे पे जो बार है उसको हटाइए। तो अगर बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ए बार पे, सॉरी अल्फा बार पे बार, तो वो अल्फा हो जाना है, और जी पे बार मतलब वो अल्फा जी बार, प्लस अल्फा पे बार और जी बार पे बार मतलब जी, ठीक बात। डी एज इट इज लिखा रहेगा और यहां पे जी स्क्वायर का मॉड लिखा हुआ है तो जी स्क्वायर का मॉड रहने देते हैं, मतलब नथिंग बट जी इंटू जी बार है। अब यहां पे ए लिखा हुआ है, बट हमारा जो जनरल इक्वेशन है वहां पे ए नहीं होता है, तो इस ए को हटाने के लिए विल हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाई ए। हमें दोनों साइड ए से डिवाइड करना होगा। तो जब आप दोनों साइड ए से डिवाइड करोगे तो यहां पे डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू 0।
ये सेम इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा, बस ये ए हटाया है। अब याद करो, आपको मैंने अभी बताया कि सर्कल के लिए इक्वेशन का कंडीशन क्या होता है कि भाई अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो वहां पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने पढ़ा है वो z इंटू जी बार प्लस ए जी बार प्लस ए बार जी प्लस डी इक्वल्स टू 0 ऐसा पढ़ा था। और इसमें हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, सेंटर माइनस ए होगा और इसका जो रेडियस होगा वो मॉड ए स्क्वायर माइनस डी होगा। ऐसा ही पढ़ा था हमने, देखो सारी चीजें ऐसी पढ़ी थी। माइनस ए सेंटर होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी होगा, ठीक है। अब ये जो बी है ये कांस्टेंट है, ठीक बात। अब ध्यान से देखो, अगर इसी चीज को मुझे अब इस इक्वेशन में लगाना है तो क्या करना होगा, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ए है वो ए माइनस ए सेंटर देता है, लेकिन अब वो ए चेंज होकर अल्फा बाई ए हो गया है, तो मेरा सेंटर जो होगा वो माइनस अल्फा बाई ए होगा, पहला चेंज। दूसरा रेडियस, तो रेडियस जो है वो रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर, तो अब ए के जगह पे अल्फा बाई ए है, तो अल्फा बाई ए का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट डी था पहले, अब कांस्टेंट हमारा डी बाई ए है, तो माइनस डी बाई ए, इस पूरे का रूट, ये होगा रेडियस। अब हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे बोला है रिप्रेजेंट अ सर्कल वेयर ए एंड डी आर रियल कांस्टेंट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट। कौन सा कंडीशन सही है, और जो सारे कंडीशन दिए हुए हैं वो ए और ए डी पे प्लस माइनस कुछ रियल नंबर कुछ इस टाइप का कह रहा है। अब ध्यान से समझना, तो मतलब हमें कंडीशन लगाना है, तो कंडीशन के लिए हमें ध्यान यहां पे समझना पड़ेगा। पहली चीज तो ये समझ सकते हैं कि हम ए को यहां से 0 नहीं होने दे सकते, बिकॉज ए 0 हुआ तो सेंटर गायब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, तो हम पहले तो ए को 0 नहीं होने दे सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, रेडियस को भी रियल रखना है तभी तो सर्कल दिखेगा, नहीं तो सर्कल दिखेगा ही नहीं। तो रेडियस को रियल भी रखना है और 0 से बड़ा भी, मतलब दिस एंटायर पीस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर इस एंटायर पीस को ग्रेटर देन 0 करोगे तो आपको दिख रहा होगा अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस डी बाई ए ग्रेटर देन 0, ऐसा होना चाहिए। सॉल्व करोगे अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, और अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी ग्रेटर देन 0 मतलब अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए डी। तो अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन ए डी ये वाला कंडीशन आया, और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ऐसा कंडीशन आया। अब देखते हैं ऑप्शन में, ए स्क्वायर माइनस ए डी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन 0 होना था। ए स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है, ये सही है। ए जो है रियल नंबर को बिलोंग करेगा एक्सेप्ट 0, बिल्कुल सही, ऐसा ही तो था, हमने भी तो देखा ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, हमने तो कोई कंडीशन इस पर डाली नहीं है, मतलब ए कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, बिल्कुल सही। अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए डी, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी शुड बी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही, हमने भी ऐसा ही निकाला है। कहाँ, अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी शुड बी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। तो मतलब दूसरा बी ऑप्शन सबसे ज्यादा सही समझ आ रहा है। तीसरे भी देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा दिया, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, रेडियस 0 कर देंगे मतलब सर्कल खत्म। अल्फा बिलोंग्स टू आर, ये भी गलत है, अल्फा की वैल्यू 0, ये तो ऐसे भी गलत है, तो मतलब बी इज द राइटेस्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, ज्यादा इसमें बड़ा रॉकेट साइंस कुछ लगा नहीं, बस आप हाँ ये ध्यान रखना है कि अब ये कठिन क्यों हो जाता है, क्योंकि तुम्हें जो लग रहा है वही सबको लगता है। अपने आप में ये फॉर्मूला याद करना यही मुश्किल की बात है। और चलो फॉर्मूला तो याद हो गया, या नहीं भी याद हुआ तो क्वेश्चन देख के समझ आ गया, अरे हाँ ये सर्कल में देखा था, पर उसके बाद सेंटर का रेडियस का ये सब फॉर्मूला कौन याद करे भाई बैठ के, बेचारा बच्चा यहीं पे परेशान हो जाता है और यहीं पे वो खत्म हो जाता है। तो मुद्दे की बात ये है कि देखो यार, सवाल कठिन नहीं है, पर इतना ज्यादा है, वास्ट है सिलेबस, मैं इस बात को समझता हूं, आपकी दुख आपकी परेशानी बिल्कुल समझता हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसी ही चल रही है, और आपको जो दुख परेशानी है वो सबको है, तो लाइक कांट से एनीथिंग हियर। तो मुद्दे की बात यही मेरे दोस्त मेरे भाई, कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ये सारी चीजें एक बार में याद तो नहीं होंगी, तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे आउट, और बिना प्रैक्टिस के फिर बड़ा मुश्किल है। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, धीरे धीरे हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको कम दिखेंगे उसका प्रैक्टिस आप कम करोगे, तो जो कम प्रैक्टिस करोगे, समझ हमेशा याद रखना कि आपने उसका प्रैक्टिस कम क्यों किया कोई भी क्वेश्चन का, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखा नहीं होगा, और अगर वो ज्यादा दिखा नहीं है मतलब वो रेयरली पूछा जाता है,
तो इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अगर अचानक से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप नहीं बना पाओ, तो आप समझ जाना कि यार अचानक से आया, मतलब जाहिर सी बात है मैंने प्रैक्टिस नहीं की इसकी, और इसकी प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा क्यों नहीं की, क्योंकि मेरे सामने ही नहीं आया। और सामने क्यों नहीं आया, मतलब रेयरली पूछा जाता है। तो आप ज़्यादा डरना नहीं, ठीक है, कॉन्फिडेंस बना के आगे बढ़ते जाना। समझ गए? चलो, तो हेंस दिस इज द राइट आंसर। ये भी 2021 वाला ही अभी पेपर में आया था, काफ़ी ज़्यादा लेंदी था पेपर ये वाला। बस आज का सेशन यहीं तक। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, सेशन पसंद आया होगा। अनडाउटेडली थोड़ा टफ था, कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, यू कांट एक्सपेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इजी, उसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना सेशन कैसा लगा, बिकॉज मैं इसके लिए बहुत वेट करता हूँ और मैं आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुश होता हूँ। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो बच्चे वेदांतु के JEE क्रैश कोर्स के लिए वेट कर रहे थे, जल्दी से आप जाके एनरोल कर लीजिए, बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं इसमें, क्योंकि पहला बैच है, तो पहले बैच में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं भर सकते हम लोग, तो सीट्स बहुत लिमिटेड है। जैसे ही ये खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट जो क्रैश कोर्स आएगा वो 2-3 हफ्ते बाद ही आएगा। तो अगर वो 2-3 हफ्ते बाद आ रहा है तो आप ऑटोमेटिकली 15 से 20 दिन लेट हो जाओगे, और आपके पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है JEE के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके, इफ़ यू हैव टू गेट इनटू दीज JEE क्रैश कोर्स सेशंस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए वहां पर क्लिक कीजिए, एनरोल कर लीजिए। प्राइस जो है दैट इज 9,000, आपको वहां 10,000 दिखेगा, बट डो नॉट गेट वरीड, ऑटोमेटिकली कूपन कोड अप्लाइड होगा। मतलब आप जैसे ही बाय नाउ पे करोगे कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाइए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो जस्ट गो एंड गेट दिस, ठीक है। तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि सबको मज़ा आया होगा और पसंद आया होगा। मज़ा आया और पसंद आया तो अपना प्यार ज़रूर दिखाना इस वीडियो पे, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। विद दिस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।